नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी सोचा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है वो असल में काम कैसे करती है? चलिए, आज हम इस विशाल मशीन के एक एक पुर्जे को खोल कर देखते हैं। समझते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और ज्यादातर लोग असल में काम कहां कर रहे हैं। हम सब अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, नए नए मॉल और चमकती दुकानें देखते हैं। लगता है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो क्या कहानी उतनी ही अच्छी है? ये वो सवाल है जो आज हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर है। तो किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके 3 बुनियादी हिस्सों को समझना होगा। आप कह सकते हैं कि ये वो 3 पिलर हैं जिन पर देश की पूरी आर्थिक गाड़ी टिकी हुई है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। इसको आप एक किसान की तरह समझ सकते हैं। ये वो सेक्टर है जो सीधे जमीन से, प्रकृति से चीजें निकालता है, जैसे कि खेती से अनाज, खदानों से खनिज या फिर मछली पकड़ना। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। अच्छा, अब किसान ने जो कपास उगाया उसका क्या होगा? वो जाता है दूसरे सेक्टर में, यानी द्वितीयक क्षेत्रक में। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उस कच्चे माल को लेती हैं और उसे किसी नई चीज में बदल देती हैं, जैसे कपास से धागा और फिर धागे से हमारी पसंदीदा टी शर्ट। ये है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री की दुनिया। और फिर आता है तीसरा और आखिरी क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। ये एक तरह का अदृश्य गोंद है जो पहले दोनों सेक्टर को जोड़कर रखता है। मतलब ये कोई सामान नहीं बनाता बल्कि सेवाएं देता है, जैसे वो ट्रक जो टी शर्ट को फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाता है, वो बैंक जो पैसों का लेन देन करता है, या वो टीचर जो हमें पढ़ाता है। ये सब सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन अब मजे की बात यह है कि इन तीनों सेक्टर का महत्व भारत में हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। पिछले कुछ दशकों में तो एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं कि एक नाटकीय बदलाव आया है। चलिए देखते हैं कि वो बदलाव क्या है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी क्रांति की कहानी कहते हैं। 40 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन खेती-बाड़ी थी, यानी हमारा प्राइमरी सेक्टर। लेकिन आज देखिए, सर्विस सेक्टर यानी आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, इन सब ने बाजी मार ली है और आज इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सर्विस सेक्टर ने पैसा तो जबरदस्त बनाया, मतलब प्रोडक्शन 14 गुना बढ़ गया। पर क्या नौकरियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ी? नहीं। रोजगार में बढ़ोतरी 5 गुने से भी कम रही। इसका सीधा मतलब यह है कि पैसा तो बहुत बन रहा है, लेकिन नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बन रही। तो अब सवाल ये उठता है, अगर देश का ज्यादातर पैसा सर्विस सेक्टर में बन रहा है, तो फिर देश के ज्यादातर लोग काम कहां कर रहे हैं? और बस यहीं पर भारत के विकास की सबसे बड़ी पहेली छिपी हुई है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? देश की अर्थव्यवस्था का चेहरा तो पूरी तरह बदल गया, लेकिन रोजगार की तस्वीर लगभग वैसी ही है। आज भी भारत के आधे से ज्यादा लोग वहीं काम कर रहे हैं जहां वो 40 साल पहले कर रहे थे, यानी खेती में, प्राइमरी सेक्टर में। तो इस असंतुलन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी इकोनॉमी के उस हिस्से में लगी हुई है जो सबसे कम पैसा पैदा करता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक नाव में 10 लोग बैठे हों, लेकिन चप्पू सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हों। और यही असंतुलन एक ऐसी प्रॉब्लम को जन्म देता है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती। ये एक तरह की छिपी हुई बेरोजगारी है जो सरकारी आंकड़ों में शायद ना दिखे, लेकिन जमीनी हकीकत में मौजूद है। इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सोचिए, एक ऑफिस में 10 लोग हैं, लेकिन काम असल में सिर्फ 5 लोगों का है। तो बाकी के 5 लोग भी ऑफिस तो आते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, पर अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर रहे। इसे समझने के लिए लक्ष्मी के परिवार की कहानी सोचते हैं। एक छोटा सा खेत है और घर के 5 सदस्य सुबह से शाम तक उसी खेत में काम करते हैं। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि सब लोग कितने मेहनती हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उस खेत पर असल में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। बाकी 3 लोग वहां सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई और काम ही नहीं है।
तो अब सवाल ये है कि इस बहुत बड़ी चुनौती का क्या कोई हल है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, इसका हल मौजूद है। हमें एक ऐसा नया रास्ता बनाना होगा जो सिर्फ जीडीपी ना बढ़ाए, बल्कि हर हाथ को काम भी दे। देखिए, इसका कोई एक जादुई समाधान नहीं है। हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ किसानों को सिंचाई और स्टोरेज की बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, तो दूसरी तरफ गांव के पास ही दाल मिल और कोल्ड स्टोरेज जैसी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगानी होंगी, ताकि लक्ष्मी के भाइयों जैसे लोगों को खेत के बाहर भी अच्छा काम मिल सके। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में सुधार करके ही करीब 20 लाख नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। ये दिखाता है कि अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और टूरिज्म जैसी सही जगहों पर पैसा लगाया जाए तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और यहीं पर मनरेगा जैसी योजनाएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये उन लाखों परिवारों के लिए एक सेफ्टी नेट है, एक जीवन रेखा है, जिनके पास साल के कुछ महीनों में कोई काम नहीं होता। ये उन्हें 100 दिन के काम की गारंटी देता है और साथ ही गांवों में तालाब और सड़कें बनाने जैसे जरूरी काम भी करता है। तो आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर भारत की तरक्की को वाकई में समावेशी बनाना है, मतलब ऐसा विकास जो सबका हो, तो क्या हमारी अगली सबसे बड़ी चुनौती शहरों में ऊंची इमारतें बनाना है, या फिर गांव में लक्ष्मी जैसे करोड़ों लोगों के लिए बेहतर नौकरियां पैदा करना है? असली विकास का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ सेंसेक्स या हर चेहरे पर मुस्कान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।